अच्छा, वेट कर रहे हैं दूसरों। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों ने देखे हैं? यस सर। देखिए। सर जी, तो आपको। कोई क्वेश्चन है कि नहीं? सर क्वेश्चन पूछ लें। सर एक ना, एक मिनट सर। सर ये जो हम रजिस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा पाथ, जैसे हमने किया डेटा पाथ फॉर द फैक्टोरियल सर, जो जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर है डिपेंड ऑन कंडीशन हम्म। या नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं सर। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि जिसमें आप स्टोरेज कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। ठीक सर। ठीक है। फॉर एग्जांपल सर आपने एक स्वेपिंग की बात की थी ना सर। सर मैं एक दो वेरिएबल है और एक थर्ड में वैसे ही इनिशियलाइज करा देता हूँ उनको स्वेपिंग को सेव कराने के लिए, तो इसके लिए मुझे एक अलग रजिस्टर चाहिए होगा। वैसे जिस तरह हार्डवेयर काम करता है ना, जैसे। तो उसमें दो रजिस्टर से काम हो जाता है। क्योंकि अगर आप दो रजिस्टर यूज करें और एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो, तो दोनों काम जो हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इन टाइम पे होते हैं। तो जिसकी वजह से हार्डवेयर में सिर्फ दो रजिस्टर से ये काम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में दो रजिस्टर से नहीं होगा या दो वेरिएबल से नहीं होगा। जी सर। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो तो सीक्वेंशियल रन होता है। तो अगर आपने कह दिया कि ए इज इक्वल टू बी, तो बेसिकली ए जो है वो अपडेट हो जाता है, उसके बाद जो नीचे स्टेटमेंट है वो रन होती है। ठीक है। तो ठीक है। इसलिए सॉफ्टवेयर में आपको टेम्पररी वेरिएबल चाहिए, लेकिन हार्डवेयर में आपको टेम्पररी वेरिएबल नहीं चाहिए। क्योंकि जितनी भी रजिस्टर्स हैं उनका जो क्लॉक है वो एक होता है। जी तो सर। उसलिए स्वैपिंग हो जाती है एक ही क्लॉक पे। ठीक है सर। फिर एक दूसरा क्वेश्चन ये है ना कि जैसे आपने एक ड्रा किया डेटा पाथ फॉर द पिक्टोरियल, जिसके एक आर्किटेक्ट आपने बनाया, मार्क्स थे और रजिस्टर थे, फिर एडर और एक मल्टीप्लायर था। तो सर इसके अंदर ना जी। एक हमारे पास डब्ल्यू ए सेलेक्ट था और एक डब्ल्यू बी सेलेक्ट था ना सर, ये दो अलग अलग थे। फॉर एग्जांपल डब्ल्यू ए सेलेक्ट के अंदर ये था कि 0 1 2, जिसमें अंदर 0 पे आप इनिशिएट कर रहे थे और 1 पे आप एक फंक्शन था। फॉर एग्जांपल लॉजिक था इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, वो आउटपुट पे आ रहा था। और 2 पे आपके पास जो कांस्टेंट था वो एक वैल्यू आ रही थी। इसी तरह इसके अल्टरनेटिव डब्ल्यू बी मक्स के अंदर थोड़ा उल्टा था सर। तो क्या सर हम ये जो डब्ल्यू बी मक्स है, ये डब्ल्यू ए, ये सेलेक्ट लाइन, इनको एक सेलेक्ट लाइन कर सकते हैं? हाँ सर, इधर एक इधर मिनट, आप मैंने ये स्लाइड लगा दी है। ये स्लाइड नजर आ रहे हैं? जी सर आ रहे हैं नजर। अच्छा, तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे इस तरह वो मुझे दोबारा बताएं। और ये इसलिए मैंने लगा दी कि बाकी लोगों को भी आपकी क्वेश्चन की समझ आए। ठीक है। जी। तो ये ना, हाँ। ये जो सर एक मार्क्स की डब्ल्यू ए सेलेक्ट लाइन है और डब्ल्यू बी सेलेक्ट लाइन, ये दोनों है सर। ये दो सेलेक्ट लाइन है सर। डब्ल्यू एस एल और डब्ल्यू पी सी। जी जी जी। सर। तो सर ये इन इन दोनों को हम एक हम्म। कंबाइन एक सेलेक्ट लाइन बना सकते हैं, एक एक सेलेक्ट लाइन कंबाइंड। अगर फंक्शनैलिटी ऐसे हो अगर फंक्शनैलिटी ऐसे हो कि इनकी वैल्यूज हर जगह एक हो। जी सर। सही है। मसलन अगर हमेशा डब्ल्यू एस एल की वैल्यू और डब्ल्यू बी सेल की वैल्यू एक हो, तो फिर कर सकते हैं।
फिर तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि सर रीजन ये है ना कि सर दोनों जो मक्सेस हैं, एक के अंदर आप एक लॉजिक आउटपुट पे दे रहे हो, दूसरे के अंदर भी एक लॉजिक आउटपुट पे दे रहे हो, फिर एक इनिशिएट कर रहे हो, फिर एक वही वैल्यू स्टोर कर रहे हो। तो इसीलिए मैं यही कह रहा था, क्योंकि अलग अलग दो फ्लिप फ्लॉप आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनके सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई फ्लिप फ्लॉप तो होगा ना। फिर अलग अलग हैं तो फिर दो अलग फ्लिप फ्लॉप हैं, ये तो ज़्यादा मसला नहीं है। लॉजिक तो सेम है सर यहाँ पे। जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, यानी आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्या इस तरह करने से जो वो है अपना एफएसएम है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा कि नहीं, जी जी, ये मैं बेसिकली ये पूछ रहे हैं। जी जी, मेरा मतलब ये है। हाँ, तो बेसिकली इसका डिपेंडेंस जो है वो उस पे है अपना, क्या कहते हैं, कि एफएसएम में कितने स्टेट्स हैं। तो एफएसएम में यहाँ पे तो 3 स्टेट्स हैं, तो इसके लिए 2 बिट चाहिए। जी सर। ठीक है। और फिर बेस्ड ऑन दैट, यानी अगर ये 2 सिग्नल्स हैं तो ये लॉजिक वैसे आउटपुट का लॉजिक है कि जो डब्ल्यू एस एल की वैल्यू क्या और डब्ल्यू बी सेल की वैल्यू क्या हो। तो एफ एस एम में जो वो हैं रजिस्टर्स हैं वो तो इस पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन शायद डब्ल्यू एस एल और डब्ल्यू बी सेल की जनरेशन का जो कम्बिनेशनल लॉजिक है वो कम हो सकता है अगर ये दोनों आप एक कर दें। यानी सर हमने कहा था ना एफएसएम के 3 पार्ट, 4 पार्ट्स हैं। तो वो एक पार्ट उसमें था आउटपुट कम्बिनेशनल लॉजिक। तो जी आउटपुट सर, कम्बिनेशनल लॉजिक जो है वो अगर आप इन दोनों को एक कर दें तो शायद वो उसका हार्डवेयर कम हो जाएगा। ठीक है सर। सर इसके बाद एक आपका आपने सिंपल से एक कंट्रोल एफएसएम हार्डवेयर बात की थी, जिसके अंदर आपने रोम बताई थी 8 लोकेशन और 6 बिट लॉजिक टेबल के बाद से। ये हाँ सर, ये वाला। सर इसमें ये जो 8 लोकेशन 6 बिट तो समझ आ गई थी सर, ये 8 लोकेशन कैसे है सर? ये चीज़ नहीं समझ आई थी सर। 6 बिट की समझ आई लेकिन 8 की समझ नहीं आई नहीं आई सर, ये जो कि 3 8 है, कैसे है। 2 की पावर 3 है सर, ये रीजन ये था। देखो, ये देखो, हमने अभी कहा है ना कि इस एफएसएम में कितने स्टेट्स हैं, 1 2 3। जी कंट्रोल एफएसएम में 3 स्टेट्स है ना, स्टार्ट, लूप और डन। जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो 2 स्टेट्स ये हो गए, करंट इनपुट या नेक्स्ट इनपुट, दोनों 2 बिट्स हैं। जी और एक हमारा जी इनपुट है, जी। तो ये 1 + 2 3 हो गए। तो 2 ^ 3 मीन्स 8। तो इसलिए इस रोम में 8 लोकेशन होने चाहिए, इस रोम में 8 लोकेशन होने चाहिए और हर लोकेशन पे 6 बिट्स होने चाहिए। 2 बिट्स डब्ल्यू एस एल के लिए, 2 बिट डब्ल्यू बी सेल के लिए और 2 बिट नेक्स्ट स्टेट के लिए। ठीक है सर। सर इसके बाद आखिरी चीज़ जो पूछूंगा सर, वो जीसीडी आरटीएल डेटा पाथ सर। उस स्लाइड में ना आपने एक जनरली सी हमें स्टार्ट में एक स्ट्रक्चर सी बनाई थी उसके लिए, डेटा पाथ के लिए, फिर आपने एफएसएम की बनाई थी इस तरह जैसे अभी ऊपर बनाए। ये आरटीएल डेटा पाथ सर, जीसीडी आरटीएल डेटा हम्म, ये डेटा पाथ वो इधर है, ये है। ये आपने कहा था सर स्लाइड के इसकी बात लास्ट। कर रहे हो? सर नहीं 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 सर, नीचे सर कोड जिस हो रहे हैं सर। कहाँ पे ये? मुझे स्लाइड नंबर बता दो अगर आपके पास है तो। सर 132। स्लाइड नंबर तो खैर इस पे शायद नहीं है। सर 132 है सर, मैंने आपको साइड से देख। 130। जी सर। अच्छा, 132 ये है। तो ये तो उसका है, जीसीडी का नहीं है ये तो, बीटा प्रोसेसर का कोड है। नहीं सर, ऊपर है सर, मैं आपके नीचे, मेरे पास 132 लिखी है। इसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं? और सर बस मैं सिंपल ये पूछना चाह रहा था ना, जैसे सर आपने वो कोड लिखा था सर, फॉर एग्जाम्पल 3 पाथ थे सर, आपको जहन में आ जाएगा। एक एक पहला पार्ट था जो डेटा पाथ लॉजिक था, जिसके अंदर वायर के अंदर आउट कर रहे थे।
दूसरा जो पार्ट था वो जनरेट आउट कंट्रोल सिग्नल था कोडिंग के अंदर। फिर तीसरा जो पार्ट था एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप था सर। ये 3 पार्ट पे आपने कोडिंग की थी, जिसके अंदर आपने बताया भी था जैसे लाइन के अंदर। ये किस टॉपिक की बात कर रहे हो? GCDRTL डेटा पाथ सर। GCDRTL डेटा पाथ, इस कोड पे मैं जाऊं? जी सर। GCDRTL डेटा पाथ कोड पे, अच्छा ठीक है। वो कोड जो है इधर कहीं होगा। ये कंट्रोल यूनिट है और जी ये है GCDRTL डेटा पाथ। जी सर, यही है। तो सर मैं अच्छा इसमें सिर्फ मैं ये कह रहा था ना कि सर आपने इधर मतलब मैं इसको काफ़ी चीज़ समझने की कोशिश भी की सर। अगर आप इसके ए इन और बी इन की सर कोई भी दो नंबर ये बिट एज्यूम करके सर अगर आप रन करके वर्चुअली सर अगर बता दें इस कोड की, तो वो सर आसानी से एक पिक्चर बन जाएगी दिमाग में सर। ये कंफ्यूज कर रहा था GCD। इस RTL वाले कोड की बात कर रहे हो कि मेन एल्गोरिथम की बात कर रहे हो? सर ये बेसिकली कोड से अगर आप या ऊपर फिगर से सर जो आपने फिगर बनाई हुई है उसमें जो ए इन और बी इन है सर, इसकी कोई ना कोई एक वैल्यूज लेके ना सर वो आप ज्यूम मतलब उस तरह से एक रन करके बता दें सर, ये काफ़ी आसानी हो जाएगी समझने में। ये जो जैसे GCD। अच्छा, ये तो बेसिकली, अच्छा ये इधर मसलन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल क्या क्या ले लें? अ, एक मिनट ले लेते हैं कोई एग्जांपल, ताकि मुझे तो GCD भी भूला हुआ है। तो देख लेते हैं कोई एग्जांपल GCD का ले लेते हैं नेट से, उसको इस एल्गोरिथम पे चला लेते हैं। GCD मसलन ये 12 और 18 का GCD जो है ये 6 आता है, ठीक है। 12 और 18, ठीक है। सो ये ट्राई करते हैं। लेट्स से कि हमारा जो ए हो वो 18 है और बी 12 है, सही है। ठीक है। तो अब इसको देखो, इफ ए इज लेस देन बी, तो ए क्या है, ए 18 है, इज लेस देन 12, तो ये बात तो गलत है। ये मैं पहले इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है। तो स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। एल्स इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये चेक करो कि बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। देन a इज इक्वल टू a माइनस बी, सो a इज 18 माइनस b इज 6। सो अब a में 6 आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद कंट्रोल वापस, क्योंकि लूप है, कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा। डन अभी तक 0 है तो फिर ऊपर जाएगा। सो ए में 6 पड़ा हुआ है। इस स्टेप के बाद ए में क्या है, 6, और बी में क्या है, 12। तो अगेन हाँ, ये वाला स्टेटमेंट रन होगा कि 6 इज लेस देन 12। तो इस दफा ये बात ट्रू है, तो स्वैपिंग होगी। तो स्वैपिंग जब हो जाएगी तो ए में 12 आ जाएगा और बी में 6 आ जाएगा। फिर इस वाले स्टेटमेंट पे आएंगे। सो इज बी इक्वल टू, सो इज 6 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर नीचे होगा a इज इक्वल टू a which is 12 minus b which is 6, so a is equal to 6, ठीक है। और b में क्या आ जाएगा, b में 6 पड़ा होगा इसके बाद, ठीक है। ठीक हो गया। फिर ये ऊपर जाएगा, सही है। फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर होगा, दोनों में 6 पड़ा हुआ है, a इज लेस देन, तो ये बात गलत है। फिर b को देखा जाएगा कि b में क्या पड़ा हुआ है, तो b इज नॉट इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू a माइनस b जीरो हो विच इज जाएगा। 6 माइनस 6, सो a इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर ऊपर ये जाएगा, सो a इज लेस देन
A is less than B, so 0 is स्वैपिंग भी होगी ना इसमें, जी सर। तो किस तरह होगा? B में फिर 0 आ जाएगा और MS6 आ जाएगा स्वैपिंग के बाद, ठीक है? जी स्वैपिंग जब होगी तो MS6 आ जाएगा, B में 0 आ जाएगा ना, जी सर। तो फिर ऊपर जाएगा तो देखो अब इस दफा जब दोबारा आएगा तो B इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये इस लूप से बाहर निकल आएगा और y विल बी इक्वल टू a, तो MS6 पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर है। समझ आ गई सर। ठीक। सही? एक हाँ, चीज तो इस सर। तरह, लेकिन ये वाला जो जी सर। हाँ, ये जो हैश पैरामीटर विड्थ इक्वल टू 16 है सर, ये मतलब हमें कहाँ से पता चलेगा? फॉर एग्जांपल ये जैसे आपने लिखा है विड्थ इक्वल टू 16, तो ये कैसे मतलब कोड हम लिखेंगे तो? नहीं, ये तो पैरामीटर है ना, ये देखो, ये पैरामीटर है। जी सर। पैरामीटर का मतलब है कि इसको यूजर कंट्रोल कर सकता है। यूजर चाहे तो इसको 16 कर दे, चाहे इसको वो 32 कर दे। मैंने बताया था कि जब आप पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं, तो जब इसको आप इंस्टेंशिएट करेंगे, तो इंस्टेंशिएशन के दौरान आप इसको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है? मसलन जब मैं इसको इंस्टेंशिएट करूंगा जीसीडी अंडरस्कोर बिहेवियर, लेट्स से मेरे इंस्टेंस का नाम इंस्टेंस 1, तब मैं इसको पास कर दूंगा कि जो इस का विड्थ है वो 32 है, ऐसे करके, ठीक है। ठीक है? तो वो फिर 32 बिट का बन जाएगा। लेकिन ये वाला कोड जो है ये नॉन सिंथेसाइजेबल है, ठीक है? जी सर। ये सिर्फ सिमुलेशन के लिए है। जी सर। इसीलिए जो नीचे वाला जो तरीका है, ये सारा इसीलिए है कि ऊपर वाला कोड वो सिर्फ सिमुलेशन के लिए है। तो नीचे देखो, नीचे जो कोड है ये बिल्कुल डिफरेंट है, जी सर। ये बिल्कुल। हार्डवेयर लेवल पे है। यानी पहले से हमने इमेजिन कर लिया है कि इसका हार्डवेयर कैसे होगा, ये वाला इसका हार्डवेयर ऐसे हमने पहले बना लिए कि इसमें इतने मक्सेस होंगे, इतने इसमें जो है यूनिट्स होंगे, ठीक है? ये कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, उसके मुताबिक हम कोड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये RTL कोड है। ऊपर वाला कोड जो था वो बिहेवियर कोड था। तो ये सिंथेसाइजेबल है, ऊपर वाला नॉन सिंथेसाइजेबल है। यस सर। मेरा सर इतने ही थे बस, मेरे भी क्लियर हो क्वेश्चन गया थे। कि नहीं? क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर। अच्छा, और किसी के क्वेश्चंस हैं? वेलकम। और किसी के क्वेश्चन? आप कहेंगे कि हमने अभी तक देखी नहीं है, तो क्या क्वेश्चन है? जी हसन, आपने लेक्चर देखे हैं? हसन महमूद, और लगा के चला गया है। हाँ। जवाद जवाद बहादुर खान, जवाद, अफजाल, अफजाल, अफजाल भी नहीं है। जो नहीं है इनको मैं एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने लेक्चर देखे हैं कि नहीं? नो सर, इस वीक वाले सर नहीं देखा। लेक्चर अगर देखे हैं तो कोई क्वेश्चन है? नो 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 सर, फिलहाल सर देखे नहीं सर, थोड़े से इश्यूज थे सर, उसमें बिजी था सर। इंशाल्लाह इस टाइम देख लेंगे, फिर आपको बता देंगे सर। अच्छा, अब बड़े मसरूफ लोग हो यार। अफजल बड़ा मसरूफ अच्छा, है। उसामा,
अच्छा, उसामा उसामा बताओ, आपने देखे लेक्चर? नहीं सर, इस वीक वाले नहीं देखे। अच्छा, और किसने लेक्चर देखे हैं? अरहम? अस्सलाम सर। ये सर देखे हैं मैंने लेक्चर्स। वाल हाँ, तो समझ आ गई ये सब चीजों की? ये सर देखे हैं तो समझ तो आई है, लेकिन सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ चीजें जो है बहुत डिफिकल्ट थी। मसलन? सर ये जो लास्ट वाला लेक्चर था 50 मिनट्स वाला सर, वो थोड़ा सा था, मुझे थोड़ा सा उसमें मसला हो रहा था। क्या मसला था? सर बस मुझे ये मतलब थोड़ा सा लॉजिक समझने में मसला होता है, तो सर वो प्रैक्टिस करूंगी तो उसी से हम्म आएगा। हम्म अरीज? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आपको कोई क्वेश्चन है आपका? सर इस वीक वाले लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक। सर इंशाल्लाह आज देखूंगी, तो कोई मसला हुआ तो फिर। नहीं तो फिर तो ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये फजूल होता है अगर आप लोग लेक्चर देख के नहीं आते हो। सर ऐसी बात नहीं है सर, मतलब अगर कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा होता है तो आप समझाते हैं, थोड़ी बहुत तो समझ आ जाती है। हाँ, लेकिन वो तो उसका क्वेश्चन होता है ना, वो तो यानी आपने अपने माइंड को यूज नहीं किया अभी तक, तो आपको जो क्वेश्चन अराइज होगा वो शायद उससे डिफरेंट हो। बिल्कुल सर। अच्छा, एग्जाम मेरे ख्याल में 21 से है। शायद सर 25। तो ऑनलाइन होगा सर? हाँ, तो ऐसे है कि मैंने आपको एक असाइनमेंट तो दी थी, वो आप लोगों ने जमा करा दी। दूसरी असाइनमेंट मैंने आपको दी है, उसमें डेडलाइन 15 दिसंबर है। जी सर। तो मैं चाहता ही हूँ कि वो 15 दिसंबर को आप सबमिट करें, क्योंकि 16 दिसंबर मैं यानी लाइव लेक्चर लूंगा इंशाल्लाह, 3 घंटे की कंप्लीट। और मिड टर्म का कोर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, सही ठीक है? है। तो आप वो असाइनमेंट सॉल्व करें, और जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं ना मिड टर्म तक, वो आप जो हैं अपने पास नोट कर लें। और नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी, 3 आवर्स की क्लास होगी, कंप्लीट 3 आवर्स, ठीक है? उसमें आपके पास मौका है, अगर आप कहते हैं कि असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व करें तो वो मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप कहते हैं कि कोई और क्वेश्चन है तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो असाइनमेंट नंबर 2 है ये 15 दिसंबर से पहले मुझे सबमिट कर दें, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मैं अगर आप सोल्यूशन पूछते हैं तो मैं सॉल्व भी करूंगा, ठीक है? 16 को मैं इंशाल्लाह इसको सॉल्व करूंगा, और क्विज 2 भी 16 को ही होगा, ठीक है। ठीक है? नेक्स्ट वेडनेसडे को क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले क्विज 2 होगा, तो उससे पहले आप असाइनमेंट 2 भी सॉल्व कर लें और पूरे कोर्स को एक दफा रिव्यू करें। जहां पे प्रॉब्लम हो, जहां पे जो चीज क्लियर ना हो, वो आप नोट करें और वो मुझसे उस दिन पूछ लें। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर कर दें? अभी के उस दिन? सर उससे पहले कर दें। सर नहीं, अभी मैं कर रहे हैं, हम खुद देख लेंगे सोल्यूशन। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सॉल्व करूंगा उसमें, यानी जो लाइव लेक्चर में है उसमें। सर तब हम आप असाइनमेंट नंबर 2 पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे ना। उससे पहले अगर आप असाइनमेंट नंबर 1 चेक कर दें तो उसमें अगर कोई क्वेश्चनिंग होगी अभी तो हम आपसे कर अभी लेंगे। मुझसे आप पूछे ना, अभी असाइनमेंट 1 में आप मुझसे पूछें, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। सर असाइनमेंट आप नंबर सर 1 को हेल्प आपकी। जी, सर सर असाइनमेंट 1 असाइनमेंट में नंबर क्वेश्चन 1। 2 में मसला था सर, वो और वो लास्ट वाला आरटीएल डायग्राम जो ड्रा करना था सर, वो मैं सॉफ्टवेयर पे असाइनमेंट भी 1 देख में रहा था। कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 सर। क्वेश्चन 2 में मसला था, और क्वेश्चन 4 में सर वो मैं सॉफ्टवेयर पे भी चला रहा था, मतलब आरटीएल डायग्राम
लेकिन उसमें पहले उसके लिए डिजाइनिंग को कोड लिखना होता है ना सर। अच्छा, एक मिनट, मैं इसको कहीं पे डाउनलोड करता हूँ या कुछ करता हूँ। कहाँ पे असाइनमेंट 1? कट क्यों किया? एक मिनट, इसको मैं अच्छा, ये तो मैं इसके इधर ही देख लेता हूँ। चलो, कोड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सर उसका स्क्रीनशॉट ले कोड वाली के सामने रख दें। हम्म, माउस नहीं है मेरे पास, तो ये अच्छा, अब सही है। ये सर ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो ना, इसको कोड कैसे करना है। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। एक मक्स है, सही है। या अगर पहले देखो तो इसमें फुल अगर मैं लिखूं तो मॉड्यूल, जो भी नाम है इसका, लेट्स से इसका नाम M1 इसका नाम देता हूं मैं। सो N1 N2 ये इसके इनपुट्स हैं। सेल इसका इनपुट है, सही है। और तो नहीं है। क्लॉक इसका इनपुट है, और ओवरफ्लो इसका आउटपुट है, और रीसेट अंडरस्कोर n इसका इनपुट है, और आउट अंडरस्कोर रिज इसका आउटपुट है। यही है, ठीक है। तो अगेन इसको आप डिफाइन कर लो कि इनपुट 2 डाउन टू 0 in 1 in 2, सही है। फिर इनपुट 1 डाउन टू 0 सेल, सही है। फिर आउटपुट ओवरफ्लो कितने बिट का है? ओवरफ्लो 1 बिट का है। ओवरफ्लो, और जो ये रिज है, आउटपुट रिज, मेरे ख्याल में इसको देखो तो इस पे गिवन तो नहीं है, लेकिन ये जितना इस रजिस्टर की विड्थ है, तो ये है बेसिकली 7 बिट, 6 डाउन टू 0 आउट अंडरस्कोर रिज, ठीक है। ये सारे तो शुरू में है, मतलब इनपुट आउटपुट्स वगैरह। अब देखो एडर है, तो इसका जो आउटपुट है वो मैं एज अ वायर डिफाइन कर लूंगा। तो वायर, अगेन मैंने आपको कहा था कि पहले डायग्राम को लेबल करो। तो वायर 3 डाउन टू 0, तो इसको मैं लेट से कहता हूं एडर 1 अंडरस्कोर ओ, इसको मैं कह रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये।
एडर 1 अंडरस्कोर ओ, ये मेरा वायर है। अब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ असाइन एडर 1 अंडरस्कोर 0 इज इक्वल टू, इसके क्या क्या इनपुट्स हैं, इन 1 और इन 2। 1 प्लस इन 2, ठीक है। तो ये एडर हो गया, ठीक है। उसके बाद है मक्स। वो मक्स जो है वो भी 4 बिट डेटा पाथ का मक्स है। तो मैं उसके लिए भी डिफाइन कर लेता हूँ वायर 3 डाउन टू 0 मक्स अंडरस्कोर आउट, ये मक्स का आउटपुट है। अगेन असाइन मक्स अंडरस्कोर आउट, इसका जो आउट है, इसका जो सेलेक्ट लाइन है बेस्ड ऑन सेल, ठीक है। तो अगर सेलेक्ट लाइन देखो, इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, पहले 2 है फिर 1 0 यानी फिर 10 है, ये 10 असल में नहीं है, ये असल में है 1 और फिर 0, यानी 0 जो है ये बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है। समझ आई? ठीक है। ये मक्स के वो हैं आईडीज हैं। तो जो पहला वाला है जिधर सेलेक्ट कनेक्ट है, ये है 0 इनपुट, फिर 1 इनपुट है, फिर 2 इनपुट है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूं ऐसे कि व्हेन सेलेक्ट इज इक्वल टू 0, अगर ये बात ट्रू हो तो फिर क्या करो, फिर क्या चीज असाइन होगी, फिर इधर देखो, अगर ये इधर खुला हुआ है, फिर मैं इधर कर लेता हूं, अगर ये खुला हुआ है इधर, तो अगर ये ट्रू है तो फिर क्या करो, इन ये 2। मैं करूं कि 0 बेसिकली इधर है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो फिर क्या करो, फिर ये करो कि इन 2 के साथ 0 कंकेटिनेट करो और वो असाइन करो आउट को। तो एग्जैक्टली मैं यही करूंगा कि कंकेटिनेट 1 बिट 0 कॉमा n2, क्योंकि n2 जो था वो 3 बिट का था और जो मक्स का आउटपुट है ये 4 बिट का है। तो इसके साथ 1 0 कंकेटिनेट करो, ठीक है। और 1 0 कंकेटिनेट करने के बाद इसको मक्स आउट को असाइन करो। एल्स सेलेक्ट इज इक्वल टू 1, अगर 1 हो फिर क्या करो, अगर 1 हो तो फिर ये करो कि जो भी एडर 1 है, एडर 1 अंडरस्कोर आउट, वो असाइन करो मक्स के आउटपुट को। एल्स सेलेक्ट इज इक्वल टू 2, अगर 2 है तो फिर क्या करो, फिर यही काम करो n1 के साथ कि 1 बिट 0 और n1 को कंकेटिनेट करो और इसको असाइन करो मक्स आउट को। एल्स क्या करो, एल्स इसको असाइन करो 4 बिट x, ठीक है, ताकि सिंथेसाइजर, मैंने आपको कहा था कि किसी भी जगह पे आप इसको एम्प्टी ना, इनकम्प्लीट ना छोड़ें। तो जब आप इसको 4 बिट x करते हैं तो वो सिंथेसाइजर को आप बता रहे हैं कि यू कैन ऑप्टिमाइज। तो ये यहां तक हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया, इससे ऊपर, ठीक है। फिर अगेन उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो एक एडर है, एक और एडर है जिसका आउटपुट एक रजिस्टर है, ठीक है। लेट्स से कि उस रजिस्टर को हम सम या आउटरीच कहते हैं। तो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है आउटरीच को, ये ठीक है, ये मैंने आउटरीच को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अब चूंकि मैंने फिजिकल रजिस्टर बनाना है तो इसलिए मैं इसको डिफाइन करूंगा एज रिज 6 डाउन टू 0 आउट अंडरस्कोर रिज, ठीक है। फिर चूंकि मुझे फिजिकल रजिस्टर चाहिए तो मैं कहूंगा ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ क्लॉक, ठीक है। इसमें रीसेट है, हाँ है, इफ रीसेट अंडरस्कोर n, ठीक है। ये नेग एज रीसेट है, ये देखो यहाँ पे बबल है तो मैंने यहाँ पे नेग एज रीसेट डाल दिया। इफ नेग एज रीसेट देन आउट अंडरस्कोर रिज गेट्स 0, else out underscore ridge gets what, it gets sum,
ठीक है, तो ये मेरा रजिस्टर बन गया यहां से यहां तक। अब मुझे सम एडर चाहिए, तो असाइन सम इज इक्वल टू, एक इसका इनपुट जो है वो मक्स अंडरस्कोर आउट है, प्लस दूसरा जो इसका इनपुट है वो ये रजिस्टर ही है जो अभी हमने बनाया है। दूसरा इसका इनपुट है आउट अंडरस्कोर रिज। तो ये दोनों सम होते हैं, ये यानी ये फीडबैक है, ये रजिस्टर वापस फीडबैक हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इसके साथ सम हो जाएंगे। अगेन सम को मैंने डिफाइन नहीं किया, तो सम मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, वायर सम 7 डाउन टू 0 सम। तो ये मेरा सम हो गया, रजिस्टर भी हो गया। ओवरफ्लो मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो असाइन सर सर जी, और एक मिनट, असाइनमेंट असाइन ओवरफ्लो, और जो सम का बिट नंबर 6 है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये मेरा ओवरफ्लो बिट है, और इसके बाद एंड मॉड्यूल। जी सर ये जो फीडबैक पाथ वाला है इसको एक दफा रिपीट करें सर, जो फीडबैक पाथ है। ये देखो, ये मैंने रजिस्टर बना दिया, ये वही कोड है जो आपके स्लाइड में है कि रजिस्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ असाइन सम, तो एक इसका जो एक इनपुट है वो मक्स से आ रहा है, और एक इनपुट इसका आ रहा है वापस फीडबैक रजिस्टर से। तो फीडबैक को इंक्लूड करने का यही तरीका है कि रजिस्टर को आप इस इक्वेशन में डाल दो, तो मक्स अंडरस्कोर आउट प्लस आउट अंडरस्कोर रज। ठीक हो गया? ठीक है सर। तो ये समझ आ गई है कि नहीं? सर आगे समझ, सर एक चीज़ पूछनी थी आपसे। जी। सर आपने ना लेक्चर के अंदर एक टेस्ट बेंच का जिक्र किया था सर। सर वो हम हम्म, किस कंडीशन के अंदर क्रिएट करते हैं? किसके अंदर क्रिएट करते हैं? मतलब कौन सा सिनेरियो होता है जब हम टेस्ट बेंच हमें बनाना पड़ता है? वो वो तो हर डिजाइन की वेरिफिकेशन होती है, जिसको जब हर तुमने वो डिजाइन कोड डिजाइन हर होती है। हम्म, हर डिजाइन को चेक करने के लिए, उसकी सिमुलेशन को चेक करने के लिए आप टेस्ट बेंच या स्टिमुलस बनाते हैं कि ये जो काम है ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है यानी सर। मॉडल सिम में अगर कोई चीज आप सिमुलेट करते हैं तो वो टेस्ट बेंच आपको जरूर चाहिए उसके लिए। सर इसका आखिरी क्वेश्चन कर दें सर असाइनमेंट का। आखिरी क्वेश्चन ये वाला? जी सर। अच्छा, अब इसको भी देखो ना, इसको भी मैं करता हूं। इसको देखो, मैंने वैसे कुछ असाइनमेंट देखे हैं, तो लोगों ने अक्सर क्या किया है कि इसको इम्प्लीमेंट करके तो वो पिक्चर मुझे लगा दी है। मैं ये नहीं चाह रहा था कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके और आईएससी से पिक्चर लेके अटैच कर दो। मैं ये चाहता था कि आप यस। लोग मैं ये चाह रहा था कि आप लोग खुद इससे हार्डवेयर बना सकते हो कि नहीं, आपको कोड की समझ है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखो मैं किस तरह कर रहा हूं। अभी देखो, पहले इसको देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब आए ना, तो पहले देखो कि कितने रजिस्टर्स हैं यहाँ पे। तो कितने रजिस्टर्स हैं? 3 सर। तीन। तीन क्या क्या नाम है? सर X1 X2 X3। और ये y1 और y0 ये रजिस्टर नहीं है? अच्छा ये भी है, सॉरी ये भी है। हाँ, तो पांच रजिस्टर्स हैं। ठीक है, क्या है? 5 रजिस्टर्स हैं। तो 5 रजिस्टर आप आंखें बंद करके 5 रजिस्टर बना लो। एक का आउटपुट है x1, दूसरे का आउटपुट है x2, तीसरे का आउटपुट है x3, फिर एक का आउटपुट है y0, फिर एक का आउटपुट है y1। अब ये कितने बिट्स हैं ये भी मैं बता सकता हूं। x1 जो है ये 32 बिट है, x2 भी 32 बिट है, x3 भी 32 बिट है, y0 भी 30, y1 भी 32 बिट है, y0 भी 32 बिट है। ठीक है, सर X नॉट भी अच्छा, होगा। X नॉट। x0 किधर है?
तो ये है सेकंड कंडीशन में देखे ना। नहीं, वो अब ऊपर देखो, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड पे है और वो जो है बेसिकली, याद आ गई तो लेकिन वो रजिस्टर के बारे में कहा था आपने। हाँ, और वो बेसिकली आउटपुट में इंक्लूड नहीं है, तो वो सिंथेसाइजर उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो मे बी जो Y1 है ये फाइनल आउटपुट आपका ना हो, लेकिन अभी हमने फॉर द मोमेंट अभी हमने बना लिया है। ठीक है, अच्छा, पॉज एज और नेगेज ऑफ रीसेट, पॉज एज नेगेटिव ऑफ रीसेट अंडरस्कोर इन, तो ये सब में जो है, इन सब में रीसेट अंडरस्कोर एन भी है इधर, रीसेट अंडरस्कोर एन। ये बबल मैंने इसलिए बनाया कि ये नेगेटिव एज पे रीसेट होगा, रीसेट अंडरस्कोर एन। ठीक है, अच्छा, अब देखो जो फाइनल आउट है मेरा, आउट, तो ऊपर एक स्टेटमेंट है, असाइन आउट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस Y1, और इनको अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करो बाय 2, इन सबको ऐड करके अरिथमेटिक शिफ्ट करो बाय 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक एडर है, ठीक है, जिसके इनपुट जो है एक Y1 है। अब मैं ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कनेक्ट नहीं कर रहा। एक इसका इनपुट Y1 है। सर ये स्क्रीन थोड़ी जूम नहीं हो सकती सर? स्क्रीन क्या हो सकती है सर थोड़ी जूम नहीं हो सकती सर? एक्चुअली ये साइड पे सर वो भी आ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं सर, तो बहुत छोटा नजर आ रहा है सर। हाँ, तो जूम हो जाएगी, लेकिन मुझे फिर नजर नहीं आएगा कि मैं किसको ट्रांसलेट करूं। अफजाल भाई मोबाइल में खुद जूम कर लो। ओके। मैं अगर जूम करूंगा इसको तो अच्छा। मुझे फिर नजर नहीं आएगा कि क्या मैं क्या बनाऊं। ठीक है, तो ये एडर है, Y1 इसका इनपुट है, x0 जो है ये बेसिकली प्राइमरी इनपुट है। ठीक है, ये रजिस्टर नहीं है, x0 प्राइमरी इनपुट है, यानी वन ऑफ द इनपुट्स है। Y1 x0 x1 x2 x3, सही है। तो ये ऐड करो, और ऐड करने के बाद यहाँ पे अरिथमेटिक राइट शिफ्ट बाय 2, और इससे जो जनरेट होगा उसको आउट नाम दो। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखो तो एक और भी चक्कर है इसमें, यानी ये देखो ना, इफ रीसेट अंडरस्कोर एन, तो फिर तो x1 x2 x3 को 0 असाइन करो। एल्स इफ सेल इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या करो, x3 को x2 असाइन करो, x2 को x1 असाइन करो, और x0 को x1 को x0 असाइन करो। ये ठीक है, सीरीज में। हाँ, और अगर 1 है तो फिर x1 को x2 असाइन करो, x2 को x0 असाइन करो, और एल्स ये करो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक मक्स का जो इनपुट है, हर एक रजिस्टर का जो इनपुट है, इस पे एक मक्स है। ठीक है, जिसके 3 इनपुट्स हैं, 0 1 2, सही है। तो हर एक पे 0 1 2 0 1 2 x3 पे भी। तो अब मुझे बताओ, जब सेलेक्ट 0 हो तो क्या हो? सेलेक्ट 0 हो तो ये x1 है, तो x1 में x0 असाइन हो। ठीक है, x2 में क्या असाइन हो? x2 में 0 पे x3 असाइन हो। x3 में क्या असाइन हो? x2 नहीं, सॉरी, x2 में x1 असाइन हो, और x3 में क्या असाइन हो? x3 में x2 असाइन हो। ठीक हो गया। तो ये जब सेलेक्ट 0 हो,
जब सेलेक्ट 1 हो फिर क्या हो, जब सेलेक्ट 1 हो, ये नीचे कोड है, इस एफ सेल इज इक्वल टू 1, फिर x3 में क्या हो, x3 में x1 हो, सो x3 में x1 हो, x2 में x0 हो, और x1 में x2 हो। ठीक है, ये 0 1 पैटर्न पे। और इल्स जितनी भी पैटर्न है, ठीक है, इल्स जितनी भी पैटर्न है, यानी 2 और मैंने यहाँ पे 3x1 मार्क्स बनाए, लेकिन अगर आप 4x1 मार्क्स बनाते हैं तो दोनों जो पैटर्न्स हैं उन दोनों पे फिर क्या होगा, वहां पे होगा कि बाकी सब पैटर्न पे x1 में x0 असाइन होगा, x2 में x2 असाइन होगा, और x3 में x3 असाइन होगा। तो ये मैं कोड को देख के उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। Always at positive of clock or negative of reset. If reset y0 is 0, y1 is 0. Else क्या करो, y1 को y0 दो, यानी इसका जो इनपुट है ये y0 है, और y0 को आउटपुट दो, यानी इसका जो इनपुट है वो आउट है। ठीक है, सो ये आउटपुट फीडबैक हुआ है। समझ आ गई है? ठीक है सर। सर फिर मसला यहाँ आ रहा था ना कि ये जो आपने 3 मकसद लगाए ना, तो यहाँ फंस रहे थे। बाकी सर सही बनाया था, इसमें एक मकसद से ना कोशिश कर रहे थे कि सारों को करने की ना, तो वो नहीं हो रहा था, वहां नहीं, फंस जा रहे थे। एक मक्स से कैसे होगा, 3 डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, तो 3 डिफरेंट रजिस्टर को एक मक्स से कैसे फीड करोगे? वही ना सर, वो मेरी सिलेक्ट लाइन 2 बिट रखी हुई थी, मैं उससे सोच सोच के यार ये 0 1 पे ये होना चाहिए, वो खराब कर रहा था। सही है, तो देखो ये बिल्कुल मैं एक ही यानी कोड को रीड करके ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो आप लोगों ने यानी ये करना था, और इसी चीज पे आप लोग प्रैक्टिस करें। सही है कि आपको कोड की समझ आ जाए। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ये बाकी कर लिए थे? जी सर, बाकी कर लिए थे। सुफियान कोई क्वेश्चन नहीं है और दूसरा इसके अलावा? नो सर, बस यही 2 थे। अच्छा, तो अभी असाइनमेंट मुश्किल था कि आसान था? अब आसान था सर। सर यही लास्ट वाले का मसला था, मैं तो पहले कोड को देख के ही बना रहा था, फिर मैंने सोचा कि इसका डिजाइन कोड पहले बनाऊं ना, फिर वो पता चल जाएगा, लेकिन ये मसला कर रहा था। चलो ठीक है, असाइनमेंट 2 भी सॉल्व करो खुद, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में उसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप नोट करके नेक्स्ट वीक मुझसे कर लो, और क्या कहते हैं, क्विज 2 की भी तैयारी करो। सही है, और यही कोर्स है मिड टर्म का जहां तक हमने किया है। तो क्या कहते हैं, असाइनमेंट 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, असाइनमेंट 2 जो है इस पे आप प्रैक्टिस करो, इसमें बहुत सारे FSMs हैं। जो वो बुक है वो मैंने अपलोड की है, उस बुक में पहले तो 2 एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझ के उसका जो है स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ बनाओ, बबल ग्राफ बनाओ। ठीक है, समझ के उसको खुद बनाओ, अगर खुद नहीं बनता तो फिर जाके बुक में पढ़ो कि उन्होंने कैसे बनाया, फिर बनाने के बाद उसको कोट करो। ठीक है, तो जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो ऑलरेडी उसके बबल डायग्राम हैं बुक में, लेकिन आपने उसको देखे बगैर खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन को समझ लें, फिर बुक बंद करके खुद बनाने की कोशिश करें, फिर ना हो तो बुक पढ़ें। ठीक है, और वंस के वो बन जाए तो फिर उसको कोड करें, वो कोड बुक में नहीं है, वो आपने खुद करना है। और फिर एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 7-8 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वो भी खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसका मेरे ख्याल में कोड नहीं लिखना,
लेकिन उसका सिर्फ बबल डायग्राम बनाना है। सही हो गया? ओके सर, इंशाल्लाह। जी सर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेंसडे को क्या कहते हैं 8:45 क्विज शुरू होगा। 15-20 मिनट का क्विज होगा, क्विज 2। और क्या कहते हैं, मिस नहीं करना। जिन्होंने क्विज 1 भी मिस किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? सर टॉपिक बता दें कहाँ से होगा क्विज 2? फुल कोर्स जितना भी है क्विज 2, मिड टर्म से पहले जितना भी कोर्स है उस सब में कहीं से भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, ये आप ख्याल रखो। किसी ने मुझे जी क्या कह रहे हैं? मास उसकी टाइमिंग थोड़ी लेट कर सकते हैं? क्या टाइम करूं? 10 बजे कर ले। 9 to 10 सर Q&A सेक्शन होता है ना, उसके बाद कर लेंगे। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 3 आवर्स का फिर आपका पूरा वो कोर्स रिवीजन का एक सेशन है, वो अगर उसके बाद रखते हैं तो उसमें मसला ये हो जाएगा कि आप लोग इतने थक चुके होंगे कि आपको का माइंड फ्रेश नहीं होगा। तो बेहतर नहीं है कि आप क्लास स्टार्ट से पहले पहले उसको कर लें अटेम्प्ट। चलिए ठीक है सर। सही है? वैसे भी 15 आप नेक्स्ट वीक भी Q&A सेशन ही लेंगे। जी सर मैं समझ रहा था कि आप नेक्स्ट वीक भी Q&A सेशन ही लेंगे ना, इसलिए मैं कह रहा था कि वो तो 1 घंटे का ही होगा, तो उसके बाद लेंगे तो चलिए। अगर नहीं 3 नहीं, 1 घंटे घंटे का नहीं होगा नेक्स्ट वीक जो है वो 3 घंटे का रिवीजन है, और आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो भी है वो कोर्स से आपके क्वेश्चन, उसके लिए 3 घंटे हैं आपके पास, ठीक है? ठीक है। लेकिन लेकिन ये चीज नोट करें ना कि एक दफा लेट्स से अगर मैंने आपको टाइम दिया 8:45 से 9 बजे, तो 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे जो आपका गूगल फॉर्म होता है जिसमें आप अपने आंसर लिख रहे होते हैं, वो गूगल फॉर्म डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? तो आपने उससे पहले पहले ही उसको जो है कंप्लीट करना है। उसमें होता है एक ऑप्शन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, वो मैं ऑफ कर देता हूँ। तो जब मैं वो ऑफ कर दूं तो फिर आप कुछ भी अगर आप टर्न इन करते भी हैं तब भी यूजलेस है। टर्न इन आपका तभी एक्सेप्टेबल है जब आपने फॉर्म में टाइम पे चीजें कंप्लीट की हो और सबमिट कर दिया हो, तब आपका टर्न इन। अगर बाद में भी करें कोई मसला नहीं है, क्योंकि गूगल फॉर्म में आपके मार्क्स आ चुके होते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्म टाइम पे सबमिट नहीं करते तो टर्न इन का कोई फायदा नहीं होगा फिर आपको, ठीक है? तो ये दोनों काम आपने करने हैं उसके बाद आपको कि उठाना। फॉर्म भी सबमिट करें टाइम पे, टाइम के अंदर अंदर, और टर्न इन भी कर लें। लेकिन टर्न इन इतना क्रिटिकल नहीं है जितना क्रिटिकल फॉर्म को टाइम पे सबमिट करना है, ठीक है? टर्न इन का ताल्लुक गूगल क्लासरूम के साथ है, लेकिन फॉर्म सबमिट करने का ताल्लुक जो है वो एक्चुअली आपका क्विज एक्सेप्ट हो गया कि नहीं इसके साथ है, यानी आपके मार्क्स लग गए कि नहीं। ओके सर। सही है? ठीक है, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।